आज ही CAPF AC मेंटर्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी पे पैसे मेंटर्स में। और मैं हूं जनार्दन, ऑल इंडिया रैंक 167 2018 बैच ITBP, करंटली वर्किंग इन एयर इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 3 CAPF 2017, जो मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि परमानेंट सेटलमेंट, रहतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट जो है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ साथ ही ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है लैंड रेवेन्यू की सिस्टम में वो भी क्लियर कर लेंगे। NCERTs हो गए और अलग बुक्स में से भी मैंने पॉइंट्स निकाल लिए हैं और मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था 2017 में, देखो, which one of the following statements about the land tenure system is not correct? First, during the British rule in India, three categories of land tenure system, वो ये ज़मींदारी, महलवारी एंड रहतवारी were introduced। ये सबको पता है, ठीक है, तो ये सही है। अंडर ज़मींदारी सिस्टम, लैंड was held by one person or at the most by few joint owners who were responsible for the payment of land revenue। ये आपको पता है या नहीं, अभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे जब बढ़ाएंगे। सी, अंडर द महलवारी सिस्टम द एग्रीकल्चरल लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी अब अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि महलवारी में किसको किसका लैंड होता था, ओनरशिप किसकी होती थी। परमानेंट ज़मींदार परमानेंट जो सेटलमेंट थी लैंड रेवेन्यू, उसमें किसकी ओनरशिप होती थी, ज़मींदार की, गवर्नमेंट की, या टेनेंट्स की, या कल्टिवेटर्स की। ठीक है, रैयतवारी सिस्टम थी, चौथा ऑप्शन है। अंडर द रैयतवारी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट्स ओवर लैंड एंड वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो रैयतवारी सेटलमेंट में क्या था, कौन कौन था उसका ओनर लैंड का, उसके बाद उसके पास क्या क्या राइट्स थे, वो सब हम देखेंगे। पहली बात तो महलवारी सेटलमेंट से करते हैं, क्योंकि जो सी है वो इसका आंसर है कि नॉट करेक्ट। आपने कहीं देखा भी होगा और आपने जब एनालिसिस किया होगा किसी ने तो पता भी होगा सी। तो महलवारी सिस्टम में क्या होता था कि जो गांव है, गांव के गांव इकट्ठा करते थे रिवेन्यू और एक गांव से गवर्नमेंट के पास जाता था। ठीक है, ब्रिटिशों ने क्रिएट की थी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी तैयार की थी कि वो इसीलिए तैयार की थी कि जब भी कोई गांव हो या कल्टीवेटर्स वो रिवेन्यू ना दे पाए तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो सेल कर देगा, सेल करने से पैसे आएगा और उससे वो रेवेन्यू जमा कर देगा। तो ये इसका मोटिव था प्राइवेट प्रॉपर्टी लाने का। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी लाने से वो जो कल्टीवेटर था वो मनी बोरो कर सकता था उसकी लैंड की सिक्योरिटी पे, और वो रेवेन्यू पे कर सकता था, और ये दिया किया था रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सी स्टेटमेंट गलत हो गया। अंडर द महलवारी सिस्टम द एग्रीकल्चरल लैंड्स बिलोंग टू द गवर्नमेंट, नहीं, कल्टीवेटर्स को बिलोंग थे और ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी तैयार करने की कोशिश की गई थी। अभी देखो ओल्ड NCERT में दिया गया है ये, ठीक है, मॉडर्न इंडिया जो 12th की है तो उसमें पढ़ सकते हो, उसमें अच्छे से दिया गया है, तो उसमें से ही रिफ़र करना। महलवारी सिस्टम क्या थी, गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। ये प्रोविंसेस भी याद रखना कहाँ कहाँ लाई गई थी, गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में भी लाई गई थी। ये थी विलेज बाय विलेज वो लैंड रेवेन्यू जनरेट करते थे स्टेट बाय स्टेट, और लैंड लॉर्ड्स हो गए, हेड्स ऑफ द फैमिलीज हो गए, वो कलेक्टिवली क्लेम करते थे, कलेक्टिवली जमा करते थे, कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट के पास देते थे। तो पीरियडिकली ये भी रिवाइज होती थी। उसके बाद क्या हुआ था कि ये इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जनरेट कर दी थी ब्रिटिशों ने, तो उसके उसके वजह से रूरल सोसाइटी में क्या होता कि स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। लैंड्स इधर के उधर हो रहे थे, इसके आज इसके पास रहता था तो वो कल बेच देता था, क्योंकि रेवेन्यू देने के लिए कहीं क्रॉप फेलियर हो जाता था, कभी ड्रॉट आ जाता था, और कभी कभी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता था। ठीक है, और इसका एक मोटिव था कि राइट दी ओनरशिप की, तो उसकी वजह से क्या करेगा कि लैंडलॉर्ड और जो भी कल्टीवेटर होगा वो हिमसेल्फ इम्प्रूवमेंट करेगा लैंड में कुछ इनपुट्स डालेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ा लेगा, क्योंकि उसको भी शेयर चाहिए होगा। तो ये इसका मोटिव था। रैयत वाली सेटलमेंट क्या थी, देखो मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ,
वो पहले उसका सीक्वेंस ऐसा था कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आई थी, उसके बाद 1820 में रतवारी सेटलमेंट आई थी, और उसके साथ बाद ही महलवारी सेटलमेंट आई थी। तो ये पार्ट्स में इंट्रोड्यूस करते गए थे, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में किया था। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट थी वो ईस्टर्न इंडिया में किया था, बंगाल में किया गया था, ठीक है। उसके बाद रतवारी सेटलमेंट जो थी वो सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में किया गया था, और महलवारी जो सिस्टम थी वो नॉर्दर्न इंडिया में किया गया था, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस होता साउथ और साउथ वेस्टर्न इंडिया में, मद्रास और बॉम्बे में। ये अलेक्जेंडर रीड एंड मुंद्रो ने रिकमेंड किए थी ये सेटलमेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स थे, कल्टीवेटर्स के साथ ही वो डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे, और कल्टीवेटर्स ही उनको डायरेक्ट रेवेन्यू देंगे, ना ही कोई ज़मींदार चाहिए उनको इंटरमीडिएटरी, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें जो कल्टीवेटर है उसको ही डायरेक्ट लिंक बनाया गया था, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा। कोई कोई बीच में दलाल नहीं रहेगा, ना ज़मींदार रहेगा, ना ही कोई जो विलेज टू विलेज था वो वैसा सिस्टम भी नहीं था। इसमें डायरेक्ट ओनरशिप जो थी वो कल्टीवेटर के पास थी, और कल्टीवेटर वॉज टू बी रिकग्नाइज एज द ओनर ऑफ हिज प्लॉट, ठीक है। और उसको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, उसको रिवाइज किया जाएगा 20 या 30 साल के बाद। ये जो थी साइंटिफिक रेंट थ्योरी जो थी रिकार्डो की, उस पर बेस्ड थी। साइंटिफिक रेंट थ्योरी क्या है वो गूगल करके थोड़ा पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है। तो जो रेवेन्यू था वो क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड नेचर ऑफ द क्रॉप, इसके हिसाब से इसके बेसिस पे उसको डिसाइड किया गया था। अभी इसमें क्या होता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट में, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को ज़्यादा कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी हुआ था, थोड़ा बहुत थी। जो परमानेंट सेटलमेंट थी उससे थोड़ा सिक्योर करते थे इनकम के बारे में, पर ज़्यादा नहीं। इसमें भी इनका हैरेसमेंट ही हुआ था। क्या हुआ था कि जो ज़मींदार थे ज़्यादा पेटी ज़मींदार, और उसकी जगह पे एक जाइंट ज़मींदार आ गया था पूरा, ठीक है। वो ब्रिटिश थे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि बीच में ज़मींदार रहते थे, उसके बाद कल्टीवेटर्स ज़मींदार और फिर गवर्नमेंट। कल्टीवेटर्स से रिवेन्यू ज़मींदार के पास जाता था, ज़मींदार फिर गवर्नमेंट के पास जाता था। अभी इसमें बीच का ज़मींदार निकल गया था, तो एक जायंट ज़मींदार यहाँ पे तैयार हो गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट डिड नॉट ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस अ सिस्टम ऑफ पीजेंट ओनरशिप, ठीक है। ये लाया नहीं गया था। गवर्नमेंट ओपनली क्लेम दैट द लैंड रेवेन्यू वाज रेंट एंड नॉट अ टैक्स। ये एनसीईआरटी में से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है। ये रेंट था, ना कि टैक्स। उसने कहा था कि टैक्स नहीं है, ये रेंट था, क्योंकि हमने ये भाड़े पे दी है उनको ज़मीन, वो उगा रहे हैं और उसका रेंट दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने ओपनली क्लेम किया था कि ये लैंड रेवेन्यू जो है वो रेंट है, ना कि टैक्स लगाया जाता है खुद के इनकम पे, खुद की प्रॉपर्टी पे। ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमने भाड़े पे दी है और रेंट पे दी है, इसको रेंट पे ले रहे हैं हम, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिटेन किए थे जो भी लैंड रेवेन्यू का जो राइट होगा डिसाइड करने का, वो उसके ऊपर था। उसके बाद जो भी इन मोस्ट एरियाज द लैंड रेवेन्यू फिक्स वाज एक्सॉर्बिटेंट। द रेट वाज हार्डली लेफ्ट विद बेयर मेंटेनेंस इवन इन द बेस्ट ऑफ सीजन्स, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे इसी तरीके से रेंट डिसाइड किया गया था ना, कि बेस्ट सीजन भी आ जाए, बेस्ट प्रोडक्शन भी हो जाए, फिर भी उसके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। तो उसको फिर भी अगर क्रॉप का फेलियर हो जाए, ड्रॉट्स आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो उससे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी उसको रेवेन्यू देना ही पड़ता था। तो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट ही। ये अलेक्जेंडर रीड पे 2017 में आई थिंक सीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था, किसने इंट्रोड्यूस की थी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेटलमेंट्स। इसके बारे में मैं इतना बता रहा हूँ, आप और कुछ ना कुछ सर्च करके इसके नोट्स बना के रखिए। परमानेंट सेटलमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले आई थी 1973 में, ठीक है। जब से उन्होंने बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी, वहाँ से उन्होंने इनकम बढ़ाना, ब्रिटिशों ने इनकम बढ़ाने के का ही सोचा था। जो भी रिवेन्यू होगा वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आर्मीज़ भी उनको ज़्यादा लगानी पड़ी थी, बहुत सारे वॉर्स खेले गए थे। उसके बाद सदर्न इंडिया में अभी भी उनकी लड़ाई हो ही रही थी, बैटल मैसूर से, मराठास से। तो उनको बहुत रिवेन्यू की ज़रूरत पड़ती थी। जो भी आर्मीज़ थी उनकी, वो आर्मीज़ को उनको डेवलप करना था, कैपेबल करना था, और जो भी उनके वॉर्स होते थे उसका उनको ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। तो पहले इंट्रोड्यूस की गई थी बंगाल बिहार में 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको प्लान किया था जॉन शोर ने, ठीक है। जॉन शोर ने प्लान किया गया था इसको। ये बाद में जो एक्सटेंड की थी ओडिशा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी, बाद में की गई थी, ठीक है।
ज़्यादा कुछ ज़्यादा बाहर नहीं गई, बंगाल बिहार और उसके साथ साथ ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट है उसमें गया था बस। इसमें आप देखो इसमें क्या था डिफरेंस, जमींदार थे इसमें। जमींदार का क्या रोल था, जमींदार जो थे वो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, ठीक है। तो वो उनको बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स तैयार किया गया था जमींदार को, वो ओनर थे, ठीक है। जमींदार जो थे वो ओनर थे, एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थे कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम रायत। जमींदार बिकेम्स ओनर्स ऑफ एंटायर लैंड इन जमींदारी। तो राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल, ठीक है। ये भी है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जमींदार ओनर्स थे ना कि टेनेंट्स, कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स को कुछ राइट्स नहीं रखे गए थे, उनके सारे राइट्स छीने गए थे। उनको बस काम करना है, जमींदार के पास दे के देना है जो भी फिक्स किया गया है, और ज़मींदार फिर ब्रिटिशों को देगा। तो हेरिडेटरी थी, ट्रांसफरेबल थी। कल्टीवेटर का क्या था, कल्टीवेटर के बहुत ही सारे लो स्टेटस हो गया था, मेयर टेनेंट हो गया था, डिप्राइव ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग राइट्स टू द सॉइल एंड अदर कस्टमरी राइट्स, ठीक है। पास्चर एंड फॉरेस्ट लैंड्स थे, इरिगेशन कैनल्स, फिशरीज, ये सारे राइट्स उसके निकल गए थे, वो बस काम ही कर रहा था अभी। टेनेंट्री ऑफ बंगाल बिहार वॉज लेफ्ट एंटायरली एट द मर्सी ऑफ जमींदार। फिर जमींदार के साथ कैसा डील किया था गवर्नमेंट ने कि 10/11, ठीक है। अगर 11th 11 प्रोडक्शन होता है तो उसमें से 11 में से 10 गवर्नमेंट को देना होगा जमींदार को, और एक जो हिस्सा रहेगा वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। वो फिक्स की गई थी, वो फिक्स किया गया था लैंड रेवेन्यू, इसलिए इसको परमानेंट बोला जाता है। रेट्स जो थे, रेट्स बहुत ही हाई लगाए गए थे, तो उसके वजह से कई बार क्या होता था कि ज़मींदार खुद वो रेवेन्यू दे नहीं पाते थे, ठीक है। तो वो अगर दे नहीं पाते थे तो वो खुद ही क्या ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या ही इन्वेस्ट करते, वो क्या ही इनपुट्स देते हैं एग्रीकल्चर में। बट फिर भी गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो परमानेंट सेटलमेंट जो थी गारंटेड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, उनका इनकम स्टेबल कर दिया था, क्योंकि फिक्स कर दिया था उन्होंने, इतना इतना हमें देना ही है। तो ज़मींदार को वो फिर लैंड बेच के या कुछ ना कुछ करके मनी लेंडर से पैसा लेके वो रेवेन्यू देना ही पड़ता था। बट परमानेंट सेटलमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि लैंड रेवेन्यू, क्योंकि क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट ही, एक बार रेट फिक्स कर दिए, भले ही वो 1793 में हाई लगते वो रेट्स, पर क्या पता उसके बाद जब 10-15 साल बाद एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएगी, और वो फिर क्या होगा कि ज़मींदार को फ़ायदा होगा, अगर प्राइसेस बढ़ गई तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। पर यहाँ पे रेट्स तो फिक्स ही रहेंगे 10/11, तो वो जो था गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती। तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि अगर इसके पास इनकम ज़्यादा हो गया तो ये लैंड में इन्वेस्ट करेगा, इनपुट्स देगा लैंड में, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। पर उसके बाद में ये सेंट्रल इंडिया में भी इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ टेम्पोररी ज़मींदारी सेटलमेंट, ठीक है। तो क्या था इसमें, क्या था, टेम्पररी ज़मींदारी सेटलमेंट लाई गई थी। इसमें जो था पे जो था रिवाइज किया जाता था पीरियडिकली, ठीक है। जो परमानेंट थी वो अलग थी, ये रिवाइज की जाती थी। तो ये सारी थी परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद कल्टीवेटर्स के क्या हाल थे, ज़मींदार के क्या स्टेटस था, उसके बाद गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ, कहाँ पे लाई गई थी, किसने लाई गई थी, किसने प्लान किया था, ठीक है। बाद में कहाँ कहाँ लाई गई, और उसमें गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम क्या था, ठीक है। ये सब देखा, रैयतवारी में देखा हमने कि उसमें भी कल्टीवेटर्स का कैसा हाल था। उसके बाद ज़मींदार तो थे ही नहीं रैयतवारी में। उसके बाद जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने क्या क्या कैसे डील किया था, साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो, वो भी देख लेना। इसमें रिवेन्यू कैसे फिक्स किया जाता था, क्वालिटी ऑफ द सॉइल, नेचर ऑफ द क्रॉप, कल्टीवेटर वॉज टू बी रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ हिज प्लॉट। मालवारी में क्या था, विलेज बाय विलेज, स्टेट बाय स्टेट, एक विलेज एक कलेक्टिवली एक यूनिट दिखता था, वहाँ से पूरा वो टैक्स एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, वो पूरा ब्रिटिशों को जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था, ये पीरियडिकली रिवाइज होता था। गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में कहाँ कहाँ लाई गई थी वो समझ में आता है। तो ये हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो निकाल लेना अच्छे से इसकी, ठीक है। एनसीईआरटी में ही बहुत दी गई है, एनसीईआरटी में नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, इसमें से नोट्स बना लो इस टॉपिक पे। 2018 में क्वेश्चन कैसा आया था इसमें देखो, एसेशन और रीजनिंग पे क्वेश्चन था। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल, ठीक है। तो इसमें मैं भी फंस गया था, मैंने भी गलत ही कर दिया था। मैंने सोचा था कि यार ये तो एक्सटेंड की है बंगाल के बाहर, यहाँ पे मद्रास में भी गई है, उड़ीसा में भी गई है। वो हमने देखा कि
सेंट्रल इंडिया में भी एक्सप्लेन की थी, तो ये गलत स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। स्टेटमेंट 2 में फिर मैंने स्टेटमेंट 2 ज़्यादा तो सोचा ही नहीं उस पर, क्योंकि मुझे पहला गलत लगा। इसमें क्या होता है, एक आपने पकड़ लिया गलत तो आंसर हो गया। तो इसमें लिखा था आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइन अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदास। ठीक है, तो जमींदास का इनकम अफेक्ट होने लगा। मुझे लगा फिर ये वर्चुअली या कुछ होता है ना, लगने का हाँ सही होगा यार, एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइन हो गई होगी और जमींदास की इनकम अफेक्ट हो गई होगी, पर ऐसा नहीं था। पहला स्टेटमेंट सही था और दूसरा स्टेटमेंट गलत था। यहाँ पे इसका आंसर सी था। ये एनसीईआरटी में से पूछा गया था। ठीक है, ये अभी मैं बताता हूँ कि पहला स्टेटमेंट कैसा सही है। रेयरली बोला है इसने, उसने ये नहीं बोला कि बिल्कुल भी नहीं किया गया था। रेयरली का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम, बहुत ही कम। बंगाल में सबसे ज़्यादा थी और उसके बाद बाहर बहुत ही कम में एक्सटेंड की गई थी। तो ये ऐसे जो वर्ड्स थे वो ठीक से देखने पड़ते हैं और ठीक से उस पर सोचना चाहिए हमें, ये जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट भी सही से निकाला। यहाँ से न्यू एनसीईआरटी है ये, थीम्स के जो 3 पार्ट्स है उसमें से आया ये क्वेश्चन। तो जैसे कि तैसे उठाया गया था। वन यहाँ पे क्या था, द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। वन रीजन वाज दैट आफ्टर 1810 एग्रीकल्चरल प्राइसेस रोज, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट प्रोड्यूस एंड एनलार्जिंग द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। तो ये लगा कि बंगाल का इनकम बढ़ गया, जैसे मैंने बताया था कि प्राइसेस बढ़ गई, उसके इनकम बढ़ गया। पर गवर्नमेंट तो पहले ही सेट कर दिया है, परमानेंट सेटलमेंट है, पहले ही फिक्स है रेट। वो बाद में कितना भी उसके प्राइसेस हाई हो, ज़मींदार को कितना भी हाई हो, वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसी के यही एक रीज़न था कि बाद में उन्होंने बाहर एक्सटेंड नहीं किया। बाहर दूसरी रहतवारी लाई, महलवारी लाई, ठीक है, जो भी सेंट्रल इंडिया में लाई वो सेंट्रल टेम्पररी परमानेंट सेटलमेंट लाई। ठीक है, तो ये थे तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो आपको कैसे लगे वो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट लगा, कैसे पढ़ना है। मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगा कि हिस्ट्री कैसे कवर करना है आपको सीएपीएफ के लिए। तो अभी तो स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ये याद रखना। और जो 70% है 60% है उस पर फोकस करो कि उसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।